हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम्बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो वीडियो है ना कि गोल्ड को हम गॉड्स मनी कहते हैं, ये वीडियो मैं ना मतलब पिछले आई थिंक 7-8 महीने से ट्राई कर रहा था ये बनाओ बनाओ, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी रिसेंटली ना क्या हुआ है, बहुत न्यूज़ आने लगी। और आज का ही मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का जो आपको वेल्थ आता है ना सप्लीमेंट, वहाँ पे देखा तो उस पर ऊपर इसके बारे में काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है। और मैं 5-6 दिन से ना ये पीपीटी बना रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज हम देखेंगे इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे कि आरबीआई इतना सोना क्यों खरीद रहा है। और सिर्फ आरबीआई नहीं, सारी कंट्रीज सोना खरीदती है। एंड वाई गोल्ड इज कॉल्ड एज अ गॉड्स मनी। ठीक है, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि जैसे देखो मेन स्ट्रीम मीडिया है या और ये जनरल हम जो कहते हैं ना जो सिस्टम है, वो आपको ना रियल चीज़ें खरीदने में आपको क्या कहते हैं उसको डिस्करेज करेगी, और जो ज़रूरी नहीं है ना उसके पीछे भगाएगी। तो अगर लोग कहते हैं गोल्ड है डेड इन्वेस्टमेंट है, तो आप मुझे बताइए, जो सेंट्रल बैंक्स है इनके पास इतने सारे टॉप के इकोनॉमिस्ट है, ये पूरा एडवाइजरी सिस्टम होता है, अगर ये कुछ नहीं है तो ये क्यों खरीद रहे हैं। ना ऐसा ऐसा आप सोचेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक बैंक खरीद रहा है दूसरे को पता नहीं, पूरा वर्ल्ड खरीदता है इसको। लेकिन आपको कभी भी कहा जाएगा कि यार गोल्ड में मत खरीदो, आप क्या करो स्टॉक्स खरीदो, और फिर बाद में वो स्टॉक्स चला जाएगा, 50% डाउन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है बाकी लोगों को। तो गोल्ड, और वो भी फिजिकल फॉर्म में ही खरीदना चाहिए। उसके रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँगा। जनरली लोग कहेंगे कि ये चोरी हो जाएगा, ये है चार्जेस है ब्रिजेस है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलो अभी यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे ना मैं काफ़ी टाइम से, मतलब ये December 29 का पोस्ट है, यहाँ पर मैंने कहा है कि आई एडवाइस पीपल टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। आई हैव 25% इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। देखो ये इन्वेस्टमेंट मतलब दोनों पर्पज से है, एक तो जो हम ज्वेलरी खरीदते हैं, जो हम पर्सनल यूज़ करते हैं वो, एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दोनों तरीके से। अदरवाइज आपको रखना है तो 10% है, कुछ लोगों को ये अच्छा लग सकता है, कुछ लोगों को नहीं, आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। लेकिन गोल्ड का वैल्यू है, मतलब ये जो बैंक्स है ना, ये ऐसे नहीं कि इतना सारा टन्स ऑफ गोल्ड खरीद रहे हैं। अगर उसमें कुछ होता नहीं ना मीनिंग, वो ऐसा ही होता डेड इन्वेस्टमेंट, तो कोई उसको खरीदता नहीं। इतने सारे लोग खरीद रहे हैं, मतलब उसमें कुछ है एक्चुअली। ठीक है, और मैंने वही कहा है कि देखो गोल्ड है ना, मतलब आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी, जैसे स्टॉक्स है, स्टॉक्स आप रखेंगे, मान लीजिए उसको खा नहीं सकते आप। रियल एस्टेट मान लीजिए, ठीक है, रियल एस्टेट में आप ना क्या कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, तो उसकी यूज़ वैल्यू भी है। जैसे वॉचेस है, मैंने भी कुछ वॉचेस में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे 10 लाख की 15 लाख की वॉच है ना, वो उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, आपको अगर पता होगा, किसी को पता हो कि जैसे रैडो है या बाकी ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ की जो वॉच होती है ना, रोलेक्स वॉच है, तो वो वॉच की प्राइजेस भी बढ़ती है, क्योंकि वो रेयर वॉच होती है, बाद में ऐसी वॉच बनती नहीं, तो उसमें लोग उसमें भी इन्वेस्ट करते। तो इन्वेस्टमेंट में दोनों पर्पज़ हो तो वो अच्छा है। ठीक है, गोल्ड इज गॉड्स मनी। ठीक है, काफ़ी बार मैंने ये लिखा है, दोज पीपल हु अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड वोंट अलाउ यू टू परचेज गोल्ड। वो आपको डिस्करेज करेंगे कि गोल्ड मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो, लेकिन वो तो क्या करेंगे, गोल्ड ही खरीदेंगे। ये जो लोग हैं सेंट्रल बैंक्स वाले, सेंट्रल बैंक से करेंसी है यानी कंट्री है, वो गोल्ड खरीदेंगे और बाकी को कहेंगे आप मत खरीदो, ऐसा नहीं है। दे विल शो यू द अदर एसेट्स एंड डिस्करेज यू टू बाय गोल्ड। ये इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कशन हुआ है, लेकिन अभी हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आरबीआई क्यों खरीद रहा है। ठीक है, अभी आपने ये देख लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स में इतना है, ठीक है, इतना है, मतलब इतने टन्स ऑफ गोल्ड है, जर्मनी में है, इटली में है, फ्रांस है, रशिया है, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, जापान, इंडिया। मतलब आज भी हम बहुत, मतलब अगर आप देखेंगे यूएस का 10% भी नहीं है। ठीक है, तो ये गोल्ड की वैल्यू है। तो अभी आप कितना परसेंट खरीदना है वो आप डिसाइड कीजिए। ठीक है, ये भी अलग अलग फॉर्म में है, सेम वैल्यू है यहाँ पर। ठीक, अभी यहाँ पे क्या है ना, आरबीआई का गोल्ड खरीदने का पर्पज़ ये है, आपको पता है फॉरेक्स रिजर्व होता है, फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या होता है, जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है, ठीक है, उसको एफसीए कहते हैं, या उसको आप बॉन्ड्स कहिए। तो ये बॉन्ड्स आप अलग अलग करेंसी में रख सकते हैं, जनरली हम यूएस डॉलर में रखते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, मतलब कम होती है एज़ कम्पेयर टू, तो हमारा जो वैल्यू है उसका वो कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम अलग अलग करेंसी में रखते हैं और डॉलर के साथ आगे पीछे होता है, तो उसकी वजह से और अनसर्टनटी भी है वर्ल्ड में। ठीक है, आपको पता है गोल्ड की वैल्यू कब बढ़ती है, गोल्ड कब बढ़ता है, जब वॉर होता है या अनसर्टनटी होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती है। इसीलिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो एक पार्ट है गोल्ड, उसमें अभी आरबीआई उसका एक्सपोजर बढ़ा रहा है, और उसको डाइवर्सिफाई भी करना है। डाइवर्सिफाई आपको पता है, अगर आपके कोई आपको ऐसा नहीं कहता कि 100% इक्विटी खरीदो, 100% रियल एस्टेट खरीदो, 100% गोल्ड खरीदो, आपको डाइवर्सिफाई करना है। इसलिए आरबीआई ने सोचा है
कि पूरा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है वो ज़्यादा, इसलिए डाइवर्सिफाई करेंगे। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट आरबीआई हैज बीन सीकिंग डाइवर्सिफाई इट्स ओवरऑल रिजर्व्स स्ट्रैटेजी ड्रिवन बाय नेगेटिव इंटरेस्ट रेट इन द पास्ट, द वीकनिंग ऑफ द डॉलर। ठीक है, मतलब एक डॉलर एंड रुपी, ठीक है, इसका जो रेट है वो भी है, और डॉलर जो है ना थोड़ा वीक हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है, ग्लोबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर की परचेसिंग पावर जो है वो भी कम हो रही है, क्योंकि वो प्रिंट करे जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है यूएस में, यूएस का जो डॉलर है उस पर कोई लिमिट नहीं है, वो कितना भी पैसा प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड की ग्लोबल कर रिजर्व करेंसी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एंड ग्रोइंग जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी, सेंट्रल बैंक्स इन सिंगापुर, चाइना, टर्की टू हैव बीन बाइंग गोल्ड इन कैलेंडर ईयर 2022। सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड परचेस रिकॉर्ड 1136 टन्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो रीजंस हैं, एक तो हमारा वोलेटिलिटी है रुपी का डॉलर के साथ, उसके बाद डॉलर की अनसर्टनटी है खुद की, क्योंकि वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो उसकी भी डॉलर की जो परचेसिंग पावर है वो भी कम हो रही है। तो मान लीजिए आपके पास आज $100 है, ठीक है, और आपके पास इसके इक्विवेलेंट मान लीजिए आपके पास गोल्ड है। ठीक है, मान लीजिए कुछ एक्स ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी मान लीजिए आपके पास अगर $100 है, तो 10 साल के बाद भी वैल्यू $100 ही रहेगी। ठीक है, $100 ही रहेगी, कुछ इंटरेस्ट वहाँ पे मिलेगा, लेकिन इसका प्राइस अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे, ये गोल्ड है, तो ये जो प्राइस है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट बढ़ेगी। ठीक है, जो एक्चुअल गोल्ड की प्राइस है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा फास्ट बढ़ेगी, इसलिए गोल्ड में रखना, पूरा का पूरा नहीं बोल रही है, ये गोल्ड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आरबीआई ने डिसाइड किया कि डाइवर्सिफाई करेंगे, और सारी कंट्री ये कर रही है, क्योंकि गोल्ड है, मैं बाद में आपको ये समझ में आ गया कि गोल्ड को गॉड्स मनी क्यों कहते हैं। ठीक है, वो भी रीज़न है ये सारा करने के पीछे। ठीक है, अभी आप देखेंगे जैसे ये हिस्टोरिकल प्राइस देखो, आज के डेट में जैसे अभी मैंने आज देखा है 63,000 के आसपास है 10 ग्राम, इसको 1 तोला बोलते हैं हम। ठीक है, अगर आप हिस्टोरिकल देखेंगे, देखो 18 रुपये है। ठीक है, 1939 में कितना है, 1950 में कितना, तो ये, और लोग क्या कहते हैं यार इसमें मेकिंग चार्जेस है, ये चार्जेस है। अभी आप पकड़ लीजिए, मान लीजिए किसी ने 2010 में गोल्ड खरीदा है, इसमें आप 10% डाल दीजिए, इसमें आप क्या कीजिए 10% और पैसा डाल दीजिए, मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, जीएसटी, तभी भी आज आप बहुत अच्छे पोजीशन पे रहेंगे। और ये इन्फ्लेशन होता है, हेज होता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। आपने बहुत सारे स्टॉक्स देखे होंगे लिटरली ज़ीरो हो जाते, ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट से चले जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज है ऐसी। ठीक है, मतलब मैं कुछ स्टॉक्स तो मैंने भी खरीदे थे जब मैं कॉलेज में था। ठीक है, मतलब ऐसा है कि, और जो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म करो ना, वो इतना लॉन्ग टर्म करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि बीच में वो कंपनी चली भी गई। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म है ना, ये इसके पीछे भी मत भागिए। लॉन्ग टर्म यानी कि आपको कंटिन्यूसली रिव्यू करना है, उसको एक स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए आपने कोई एक स्टॉक परचेस किया है 100 रुपीज़ का, और आप कहेंगे नहीं मैं भूल जाऊंगा, 20 साल के बाद देखूंगा, ऐसा ना हो जाए इसकी वैल्यू 1 रुपीज़ आ जाए। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं इंडिया में, बहुत सारे हैं ऐसे। तो आपको क्या करना, मान लीजिए आपने रखा, तो आपको देखना यार ये 80 के नीचे गया तो फिर बेच दो इसको। ऐसा नहीं है, लॉन्ग टर्म, इन लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज डेड, वो आपने सुना होगा। देखिए लॉन्ग टर्म कुछ होता नहीं है यहाँ पे, आपको रिव्यू करते रहना है। लोग बोलते हैं ना स्टॉक खरीदो और भूल जाओ, ऐसा नहीं, ऐसा गोल्ड में कभी नहीं होगा। ठीक है, गोल्ड में ये देखिए आप, ये 1925 से है, नियर अबाउट 100 ईयर्स का डेटा है यहाँ पे, वो चलता ही रहता है। और गोल्ड ऐसा है, अभी और भी आगे देखेंगे, ये तो मैंने मोमेंट बताया है आपको, और रियल रीजंस क्या है, उसको गॉड्स मीनिंग क्यों कहते हैं, जब वो आपको पता चलेगा तो आप कहेंगे कि यार गोल्ड में देखो मिनिमम 10 है, मैं जितना 25% बोल रहा हूँ उतना मत रखो। और इसमें सिर्फ गोल्ड नहीं, आप थोड़ा सा सिल्वर भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सिल्वर, अगर गोल्ड 100 रुपये का लिया तो सिल्वर 5-10 रुपये का भी लीजिए। ठीक है, उतना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और देखो अभी आते हैं हम कि यार ये गॉड्स मनी क्यों है। तो ये अलग अलग रिलीजन्स के वर्शिप के प्लेसेस है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैदिक बिलीफ लॉर्ड ब्रह्मा वॉज बॉर्न फ्रॉम गोल्ड। ठीक है, ये बिलीफ है, आप मानते हो नहीं मानते वाला अलग बात है। ये है गोल्डन टेम्पल है अमृतसर, ये तिरुपति बालाजी का जो डोम है। और सारे अगर आप देखेंगे बड़े बड़े जो टेम्पल्स होते हैं ना, उसका जो टॉप होता है वो गोल्ड प्लेटेड होता है, कभी कभी गोल्ड का भी होता है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल पैगोडाज हैं, ये चर्च है। ठीक है, ये जेरूसलेम का है। तो सारे रिलीजियस प्लेसेस पे गोल्ड का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो ये तो बहुत हम बोलते हैं ना फेस वैल्यू, जो हम बोलते हैं ना कि दिखता है कि यार ये गोल्ड है और ये गॉड का है, मतलब गॉड के सारे जगह पे ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये तो ऑब्वियस रीज़न हो गया।
अभी और रीज़न हम देखेंगे। और मैं आपको बताता हूँ ना, ये आपको किसी भी एक वीडियो में ना आपको इतना डिटेल में डिस्कशन किया हो कि यार इसको गॉड्स मनी लोग कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं। आप कितने भी वीडियो देखेंगे, इतना डिटेल एनालिसिस आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। मैं इसके बारे में बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया। ठीक है, तो ये सारे रीजंस आप देख लीजिए क्यों इसको कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा 10 रीज़न है, ठीक है, कि इसको क्यों मतलब गॉड्स मनी कहते हैं। एक तो सबसे पहले हम देख लिया कि ये गॉड रिलेटेड है, मतलब जो वर्शिप के प्लेसेस है वहाँ पे होता है। और ये ना नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन। जैसे अभी हमारी जो करेंसी है जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं, या बिटकॉइन भी पकड़ लीजिए आप, वो भी एक टाइप का करेंसी है। तो ये जैसे फिएट मनी है वो तो क्रिएट किया हुआ, ये नेचर से आता है। ठीक है, इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते, ये नेचर से आता है। इसलिए नेचर यानी कि आप उसको गॉड कहो, नेचर कहो, या कोई सुपर नेचुरल पावर कहो, वो कहेंगे आप। जिसको अगर गॉड पे बिलीफ नहीं है वो उसको ऐसा कंसिडर कर सकते कि जो सुपर नेचुरल पावर है, जो नेचर है, उन्होंने इसको बनाया हुआ है। अब ये देखो प्लेस एंड कंट्री। आप मुझे बताइए, आपके पास एक लैंड है, आप तो उसको मूव नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि वो वहीं पे रहेगी। आपके पास बाकी कुछ भी है, शेयर्स है, ठीक है, आप दूसरे कंट्री में जाके नहीं बेच सकते। तो ये जो गोल्ड है आप कोई भी कंट्री में जाके बेच सकते हो, कोई भी कंट्री में, ठीक है, इन एनी कंट्री। आप यूएस में जाइए, यूके में जाइए, चाइना में जाइए, पाकिस्तान जाइए, बांग्लादेश जाइए, भले आपको वो हम क्या कहते हैं वो मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास रिसिप्ट नहीं है। मान लीजिए वो कहेंगे जो 100 के जगह पे 90 दे देगा कोई। लेकिन ये मतलब हम जो कहते हैं ना, जो साइंस के जो नेचर के रूल होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में लागू होते हैं। उसी तरीके से ये गोल्ड है, इसको प्लेस की कोई बाउंड्री नहीं है, आप कहीं पे भी बेचो इसको, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड डे। मान लीजिए आपको शेयर्स बेचना है तो आपको स्टॉक मार्केट ओपन होना चाहिए, ठीक है, सैटरडे संडे को नहीं बेच सकते। आपको आपकी लैंड बेचनी है, आप किसी को कहीं भी नहीं बेच सकते, आपको कोई तो भी लगेगा, जाके आपको गवर्नमेंट रजिस्ट्री ऑफिस में जाके कर सकते। इसमें किसी की ज़रूरत नहीं है। नो इंटरमीडियरी, यानी कि आपके पास एक्स कंपनी का शेयर है, आपको ये शेयर किसी को बेचना है, पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, तो बीच में आपको कोई लगने वाला है इंटरमीडियरी, अदरवाइज आप नहीं बेच सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास गोल्ड है, आप दिखाओ कि आपके पास कुछ रिसीट होगी, ठीक है, उस पर मार्क लिखा होगा, मैं ले लूँगा, किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं उसमें, ठीक है। बाकी कोई भी एसेट ले लो, आप लैंड ले लो, एग्रीकल्चर लैंड ले लो, प्रॉपर्टी ले लो, आपके पास कोई शेयर्स है, बॉन्ड्स है, आप किसी को डायरेक्टली नहीं बेच सकते, आपको किसी इंटरमीडियरी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मैरिज है, ठीक है, एटलीस्ट जैसे मैंने हिंदू मैरिजेस देखे, उसमें गोल्ड नहीं है तो फिर वो मैरिज में गोल्ड होता ही होता है, ठीक है। आप मतलब कितने भी गरीब हो, 5 ग्राम हो, 1 ग्राम हो, आधा ग्राम में गोल्ड होता ही होता है। इसका इतना इंपॉर्टेंस है, मतलब जो हर एक के लाइफ में मैक्सिमम 90% लाइफ लोगों के लाइफ में जो मैरिज होता है वहाँ पर ये ज़रूरी है, क्योंकि वो मैरिज एक टाइप का, हम क्या कह सकते हैं, एक टाइप का एक रिलीजियस एक इवेंट ही है, ठीक है। आपको पता है सारे, मतलब हर रिलीजन में, कुछ लोग कोर्ट में भी जाके करते हैं, लेकिन मोस्टली जो मैरिजेस होते हैं वो एक रिलीजियस रिचुअल्स के तरफ होते थ्रू होते हैं, और उसमें गोल्ड यूज़ किया जाता है। हिस्टोरिकल यूज एज अ मनी, आपने पहले देखा होगा कि अभी तो मैं जैसे गोल्ड डायरेक्टली मनी नहीं, लेकिन पहले ये गोल्ड जो था वो एक्चुअल मनी था, ठीक है। मतलब गोल्ड को ही वो मिंट करके उस पर किसी राजा का पिक्चर था या नाम लिख के फिर उसको ही मनी यूज़ किया जाता था, इसलिए वो भी एक रीज़न है। और ये परपेचुअल है, ठीक है, परपेचुअल है। कोई भी बॉन्ड है, कोई भी शेयर है, कोई भी जैसे घर है, तो परपेचुअल लेवल पे नहीं रहेगा। परपेचुअल मतलब 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, ठीक है। वो प्रॉपर्टी आपकी इधर उधर जा सकती है। ये गोल्ड जो है वो परपेचुअल बेसिस पे रहेगा। कुछ कुछ लोग मुझे पता है जैसे कि जिनके पास काफ़ी पुराने टाइम से, अभी जो राजे देखे होंगे, प्रिंसली स्टेट से आते, उनके पास तो 400, 500, 600 उनका जिनका हिस्ट्री अवेलेबल है वो तब से गोल्ड है। आप में से भी किसी के पास 100, 200, 300 साल का गोल्ड रह सकता है। ऐसे स्टॉक्स में तो नहीं रहेगा क्योंकि वो अभी रीसेंट कंसेप्ट है, ठीक है। इन्फ्लेशन तो है क्योंकि ये मतलब हम कहते हैं हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है। और ज्वेलरी, मतलब बहुत ऐसी कम, जैसे स्टॉक्स है, शेयर्स है, इसका तो आप यूज़ नहीं कर सकते, वो प्योर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको, जैसे मान लीजिए आप वाइफ को कहो कि मैं आपको 3 लाख के ये देता हूँ, शेयर्स बॉन्ड देता हूँ, और 3 लाख का अगर हार देंगे तो उसकी दोनों वैल्यू रहेंगी, ठीक है। आप ऐसा मत कहिए कि यार वो वाइज डिसीजन नहीं है, इन्फोसिस के स्टॉक 10 दिन के बाद, 10 साल के बाद इतने हो जाएंगे। लेकिन जो रियल प्लेजर आता है, मोस्टली लेडीज़ को, जेंट्स को भी आता है, तो उससे वो ज्वेलरी से वो काफ़ी बढ़ता है। आप किसी भी फंक्शन में जाएंगे
तो फंक्शन में आप जाएंगे तो देखो जैसे साउथ इंडियन में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ज्वेलरी का। आप किसी भी फंक्शन में जाइए, लेडीज़ मैक्सिमम 90% है वो ज्वेलरी पहनती है, लोगों को दिखाती भी है, उससे एक टाइप का प्लेजर भी मिलता है। तो ये इतने रीजंस है, ठीक है, इतने रीजंस है। सबसे मेन रीज़न तो यही है कि डायरेक्ट गॉड्स मनी है, क्योंकि ये नेचर से आता है और रिलीजियस प्लेसेस पे डायरेक्टली यूज़ किया जाता है, तो इसलिए ये है। तो आप मुझे बताओ, किसी भी एक सिंगल वीडियो में आपने इतना डिटेल एनालिसिस नहीं दिखा होगा। बस हम बोलते हैं गॉड्स मनी है, लेकिन क्यों? और ये जो है ना, ये रीज़न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी लोग कहेंगे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने आरबीआई में काम किया है, तो ऐसा नहीं कि मैं उनको सपोर्ट करूँगा। मतलब देखो, उसको कोई बैकिंग नहीं है, ठीक है, एक्चुअल फिजिकल गोल्ड की बैकिंग नहीं, वो सिर्फ एक पेपर है एंड इनडायरेक्टली वो एक टाइप का प्रिंटिंग ही है। मतलब मुझे बताओ, गोल्ड बॉन्ड क्रिएट करना मतलब क्या करना? आरबीआई एक पेपर निकालेगा, उस पर एक स्टैंप लगा देगा और हो गया वो पैसा, वो आपको दे देंगे, उनसे पैसा ले लेंगे। तो मुझे लगता है ना, उससे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन होता होगा, क्योंकि वो हमने क्या किया, जैसे गवर्नमेंट प्रिंट करता है, मैंने उसी तरीके से बॉन्ड प्रिंट किए। मुझे बताओ, अगर कल आरबीआई ने डिसाइड किया कि 1 लाख के गोल्ड बॉन्ड्स निकालेंगे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, इसका मतलब क्या है? वो पेपर है, वो पेपर आपको दे देंगे, आपसे पैसा ले लेंगे और वो पैसा फिर गवर्नमेंट को दे देंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये भी है। मुझे बताओ, कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये गवर्नमेंट एसजीबी जो है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, वो एक टाइप का इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है? क्योंकि वो अल्टरनेट वे है पैसे क्रिएट करने का, उसको बैकिंग बिल्कुल नहीं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को बैकिंग नहीं है। और आप कहेंगे सोवरेन गारंटी का मतलब क्या है? सोवरेन गारंटी का मतलब है कि जब तक वो कंट्री रहेगी या स्टेबल रहेगी तब तक उसकी वैल्यू है। अदरवाइज आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, अलग अलग कंट्रीज़ में क्या हुआ है। और हम देखो, हम ऐसा बिलीव कर सकते हैं यार कि नहीं, हमारी कंट्री में ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, हो भी सकता है। तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए 70-80 साल पहले आपको पता है क्या था? हमारा कंट्री था इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एक ही था, ठीक है। जो पाकिस्तान में लोग थे, बांग्लादेश में उस टाइम लोग थे, तो वो अभी पार्टीशन हो गया, तो अभी कुछ लोगों को यहाँ से वहाँ जाना था, वहाँ से यहाँ आना था। अब क्या लेके जा सकते थे? आप शेयर्स लेके जा सकते थे, बॉन्ड्स लेके जा सकते थे, आपकी लैंड लेके जा सकते थे, कार ले। वो लोगों ने गोल्ड लाया, जितना गोल्ड बैठता था, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 10 ग्राम, कुछ नहीं था, बस कपड़े एंड गोल्ड कहीं की छुपा के वो आए। ऐसे सिचुएशन में ही गोल्ड का यूज है, जब बहुत बड़ा, हम क्या कहेंगे, प्रलय यानी कि इकोनॉमिक प्रलय आ जाएगा, तब ही इसका यूज है। इसलिए ये बहुत बड़ा हेज है, कुछ भी हो जाने दो। और आपको पता है कि जैसे स्त्रीधन कहते हैं, स्त्रीधन कोर्ट में अगर किसी लेडी के पास कुछ गोल्ड है तो कितना भी उन पे लोन हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो निकाल नहीं सकता कोर्ट वो ले नहीं जा सकता, ऐसा रूल लीगल में कहा हुआ है। और आप गोल्ड, एक लिमिट है आई थिंक 400 ग्राम, 500 ग्राम, ऐसा कुछ लिमिट है, उतना गोल्ड आप विदाउट हैविंग एनी रिसिप्ट आप खुद के पास रख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए, और ये जो बेचना है, मान लीजिए आपको आज रात को 12 बजे पैसे की ज़रूरत है, आपके पास 100 ग्राम्स गोल्ड है, 10 ग्राम्स गोल्ड है, सारे दुकान बंद है, ज्वेलरी के शॉप्स बंद है, जाइए किसी के पास, आपको पता है कोई रहता है, दरवाज़ा खटखटाइए 12 बजे, फ़ोन कीजिए कि मैं आ रहा हूँ, तो वो आपको पैसा वो रात को 12 बजे देगा, ठीक है। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है कि जो आपकी जो एसेट है उसको कन्वर्ट करके देगा 12 बजे, ठीक है। ATM मशीन्स है, लेकिन उसका भी लिमिट है, 10 लाख नहीं दे सकता वो, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो गोल्ड रखिए। देयर आर अदर रीज़न, सिर्फ मनी के हिसाब से नहीं है, उसकी रिलीजियस वैल्यू है, मैरिज में वैल्यू है, आप उसको जो यूज़ करेंगे, ठीक है, ज्वेलरी, वो भी वैल्यू है। तो इसके वजह से मुझे लगता है 10% रखिए। और यहाँ पे इसके देखो गोल्ड के बारे में क्या क्या कहते हैं, जैसे देखो वॉरेन बफे और चार्ली मुंगर जो है, ये तो अगेंस्ट है उसके, लेकिन रे डालियो जो कहते हैं, इफ़ यू डोंट ओन गोल्ड यू नो नाइदर हिस्ट्री नॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया आपको पार्टीशन का, वो अगर आपको पता नहीं है तो आपको हिस्ट्री नहीं पता है। अगर ऐसा कुछ हो गया, वो लोगों के पास जितना गोल्ड था बस वही लेके आ सकते हैं, मतलब जा सकते हैं किसी दूसरी कंट्री में, और वो किसी भी कंट्री में चलेगा, कौन से भी टाइम में चलेगा। अदरवाइज वो लोगों को सारी प्रॉपर्टी वहीं पे ही रखनी पड़ी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए इन्होंने कहा कि हिस्ट्री भी पता होना चाहिए और इकोनॉमिक्स भी आपको पता होना चाहिए। तो ये गोल्ड के प्रपोंडर है, और बाकी काफ़ी सारे लोग इसको अपोज करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड रखना चाहिए। और अगर आप देखेंगे ना, जैसे वॉरेन बफे है, वो तो कहते हैं रियल एस्टेट भी बकवास है, गोल्ड बकवास है, सब कुछ बकवास है, सिर्फ 100% इक्विटी है।
कुछ लोग गोल्ड को अच्छा कहते हैं, कुछ लोग रियल इस्टेट कहते हैं। तो अलग अलग की अलग अलग क्या कहते हैं मेंटालिटी है, उनकी फिलोसॉफी अलग अलग है। लेकिन हमें क्या करना है, बैलेंस मेंटेन रखना है। ठीक है, 10% मिनिमम रखो, मैक्सिमम 25% रखो, और उसका हम क्या कहते हैं ना, फील लो, गोल्ड का फील लो, उसका आनंद लो। ठीक है, आप हाथ में इन्फोसिस के शेयर रखेंगे तो आपको वो खुशी नहीं होगी, ठीक है, वो पैसा है। लेकिन गोल्ड की आप अंगूठी पहनेंगे, एक लेडीज़ को हार पहनेंगे, तो उसका जो हम कहते हैं जो प्लेजर है, जो खुशी है, उसकी वैल्यू तो पैसे में नहीं। ठीक है, तो ये मेरे से मैंने अब ये देखो, ये जेपी मॉर्गन है, गोल्ड एंड सिल्वर आर मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। ठीक है, द डिजायर ऑफ गोल्ड इज नॉट फॉर गोल्ड, इट इज द मीन्स ऑफ फ्रीडम एंड बेनिफिट। ठीक है, रॉल्फ वाल्डो इमर्सन। तो ये भी है, जेपी मॉर्गन आपको पता है, ठीक है, जेपीएमसी बैंक के फाउंडर। तो इसलिए इसको रखना है। और अगर आपको आरबीआई में जाना है, देन आरबीआई पता है आरबीआई क्या है, जो हमारे कंट्री का गोल्ड है उसको वो कस्टोडियन है। ठीक है, तो अगर आपको आरबीआई में जाना है तो आरबीआई के लिए एग्ज़ाम्स होती है, आरबीआई गेट बी की एग्ज़ाम है, उसके लिए हम जो पढ़ाते हैं, हमारा एक अप्रोच ऐसा है कि 50% फास्टर पढ़ाएंगे। तो ये फ्लिप्ड क्लास जो हम कहते हैं ये मॉडल है, इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको एक 100% सिलेबस पढ़ना है, इसके लिए कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। मान लीजिए यहाँ पर आपके 70 to 80% कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी, आप देखेंगे अपने अपने स्पेस से। फिर उसके बाद फिर लाइव क्लास होंगी, जिसमें आपकी जो रिमेनिंग 20 to 30% जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो ये दोनों का जो मिक्सचर है वो करने से क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा। हमारे पास बेस्ट फैकल्टी भी है और कंटेंट भी अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, 5000 पेज का कंटेंट पढ़िए और 500 का पढ़िए, 5000 से आपका 90% कवर हो रहा है और 500 से 80% कवर हो रहा है, तो मुझे पता है मैक्सिमम लोग 80% वाला है 500 पेजेस वो कंसिडर करेंगे, क्योंकि 5000 वाला तो कभी कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर आप 2500 पेज भी पढ़ेंगे तो आप 50% ही कवर कर पाएंगे। इसलिए ये अप्रोच है। अब आरबीआई का जो है एग्ज़ाम होने वाला है 9 जुलाई को, उसके लिए हमने बेस्ट प्लान बनाया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके गोल्ड के बारे में क्या व्यूज़ हैं, और मैंने जो जो पॉइंट्स यहाँ पर बताई है आप इसमें एग्री करते हो, नहीं एग्री करते हो। और मुझे बताइए, यूट्यूब पे मुझे एक वीडियो दिखाइए जिसमें इतने सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं गोल्ड के बारे में, जिसके वजह से हम गोल्ड्स को गॉड्स मनी कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।